is in charge of several election campaigns of the national leaders, including Shri L.K. Advani, Shri Atal Bihari Vajpayee, and Shri Narendra Modi. National President in July 2014, and from there onwards, there is literally no looking back. Post 2014, under the twin leadership of successfully a man of many parts, Amit Shah ji is an avid cricket lover, a sports person himself and a voracious. I request Shri Amit Shah ji to address the gathering. मंच पर उपस्थित श्रीमान प्रकाश जी और मेरे सामने बैठे हुए कर्नाटक के और बेंगलुरु के समाज जीवन के हर क्षेत्र से आए हुए गणमान्य प्रतिनिधि, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को मेरे साथ आना था, परंतु उनका असेंबली में बजट का रिप्लाई चल रहा है, इसलिए थोड़ा देरी हुआ। मैं इनकी राह देखने रहा, फिर मुझे लगा आप लोगों को बहुत देरी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले आ गया। तो आधा घंटा से ज्यादा समय में लेट हूं, इसलिए आप सभी से क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं कन्नड़ ढंग से बोल नहीं सकता, इसलिए मैं हिंदी में आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि काफी लोग हिंदी समझ तो लेंगे ही। मेरी मान्यता सही है या गलत है? समझ लेंगे ना भाई? ठीक है। सबसे पहले तो आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक ऐसे विषय पर इन्होंने मुझे बोलने के लिए निमंत्रित किया है जो भारत के हर एक व्यक्ति को उस विषय का विश्लेषण, एनालिसिस करने के लिए सोचना चाहिए। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में है। 75 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और एक समय है पीछे मुड़कर 1947 से लेकर 2022 तक की हमारी यात्रा को देखने का। हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव करना बाकी भी है। हमने अलग अलग प्रकार के कई प्रयास किए हैं और इस देश में 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री बने। इन सब ने अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, परंतु एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से देश चलता है, तब ये बहुत जरूरी होता है कि समय के एक पड़ाव पर देश के विकास के लिए हुए सारे प्रयासों का हम ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करें। और वो एनालिसिस करने का आज सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है कि हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए। और आजादी के 75 साल जब समाप्त हुए तो यहां से लेकर 2047 तक, 2047 तक 25 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। और ये तय करने का वर्ष है कि 2047 में, 2047 में हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमारा देश कहां जाकर खड़ा होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 2047 में हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, ग्लोबल लीडर हो और पूरे लोग इसको स्वीकार। अगर ये करना है तो हमारे 75 साल के प्रयास के विश्लेषण बहुत जरूरी है। और मुझे ये विषय लेकर आप सबके सामने रखा है। जिन्होंने भी विषय तय किया है उन्होंने 75 साल को 2 विभागों में बांटा है। एक 65 साल और
करीब करीब 9 साल मोदी जी के नेतृत्व के। तो 2 विभागों में 75 साल को बांटा है। अब इसका विश्लेषण करना है तो मैं थोड़ा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तब कई प्रकार की चर्चा थी। संविधान सभा के सामने बहुत सारे ऑप्शन थे कि देश को किस प्रकार से आगे चलाया जाए। सब लोग सहमत थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई 2 मत नहीं थे, 2 राय नहीं थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें सब सहमत थे। परंतु ये मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा या कोई तीसरा तरीका भी सोच सकते। इस पर गहन बहस के बाद हमने तय किया कि ये देश मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलेगा। इसका मतलब देश की जनता राजनीतिक दलों के चुनाव के एजेंडा के आधार पर, चुनाव के घोषणा पत्र के आधार पर सांसदों को चुनेगी। देश की जनता राजनीतिक दलों के आइडियोलॉजी के आधार पर, इनके सिद्धांतों के आधार पर सांसदों को चुने ही, और चुने हुए सांसद जिसको बहुमत मिलेगा वो चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री को चुनेंगे। हम प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते हैं। जब ये व्यवस्था हम स्वीकार करते हैं तब व्यक्ति की जगह पार्टी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म का जो चुनाव होता है उसमें व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का बैकग्राउंड, व्यक्ति का पास और व्यक्ति की काम करने की क्षमता ये बहुत मायने रखती है। जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है तब पार्टी कैसी है, पार्टी कैसे चलती है, पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाई है या नहीं बचाई है, पार्टी की नीतियां कैसी है, अर्थनीति के बारे में, फाइनेंस के बारे में पार्टी का क्या सोचना है, देश के डिफेंस के बारे में, रक्षा के बारे में पार्टी क्या सोचती है, विदेश नीति के बारे में पार्टी के क्या विचार है, और देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी पार्टी के क्या विषय, ये बहुत मायने लग जाता है। और यहां पर हमने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुना। सबसे पहले एक बात पर मैं बहुत आग्रह से आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, बहुत गर्व से कहते हैं। मगर बड़ी विनम्रता के साथ मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की माता है। दुनिया को सबसे पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार ही भारत ने दिया है और हमारा योगदान है दुनिया को आगे चलाने के लिए। हमारे यहाँ पंचायत में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, 90% प्रॉब्लम पंचायत के स्तर पर ही रिजॉल्व हो जाते थे। श्री कृष्ण को कहोगे तो आप, वो कभी राजा नहीं बने थे, वो नायक थे। ये गणतंत्र था, कभी वहां राजा की व्यवस्था नहीं थी। वैशाली का, बिहार का, मगध के बाद का राज्य देखेंगे, बहुत लंबे समय तक चला, वहां पर भी गण पद्धति थी, लोकतंत्र था, मल्ल गणतंत्र था। और यहाँ पर भी भगवान बसवेश्वर ने अनुभव मंडपम के माध्यम से गणतंत्र की एक नए एस्पेक्ट की शुरुआत करी। तो लोकतंत्र हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तब कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्रिस्टल क्लियर संविधान को उन्होंने बनाया इसलिए कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मित्रों, जब लोकतंत्र बन गया, 1950 से हमने चुनावी व्यवस्था में जाना शुरू किया, तब पार्टियां बनना शुरू हुई। और जैसा पहले मैंने कहा कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालिका में पार्टियों का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो उस वक्त बड़ी 4 आइडियोलॉजिकल ग्रुप में आप पार्टियों को बांट सकते। एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरा जनसंघ बना, तीसरा समाजवादी और सोशलिस्ट सोच के लोग थे और चौथे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। ये 4 बड़े ग्रुप
आइडियोलॉजी की दृष्टि से देश के अंदर बने और लोगों के सामने 4 ऑप्शन थे। कांग्रेस के साथ जाना, जनसंघ के साथ जाना, समाजवादी सोशलिस्टों के साथ जाना या साम्यवादियों के साथ जाना। मैं बाद में इसकी मीमांसा करता हूं। पहले आज यहां खड़ा रहकर हमें बहुत ढंग से सोचने की जरूरत है। मैं तो मेरे विचार यहां पर आपके सामने रखूंगा और मुझे पवित्रता से आपको बता देना चाहिए कि मैं एक आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूं। मेरा नजरिया बायस भी हो सकता है, परंतु मैं मानता हूं कि मैं क्रिटिक एनालिसिस कर सकता हूं, इसलिए आपके सामने विश्वास के साथ बात रखने में मुझे कोई डर नहीं। आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। मैं बहुत सोच समझ कर स्टेप, ढेर सारे उदाहरण हैं, मगर ये मेरा मेन विषय नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। समाजवादी आंदोलन को भी जब लोहिया जी ने नारा दिया कि जनता की जितनी संख्या होगी इसके आधार पर, बाहुल्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए। एक नया कंसेप्ट सोशलिस्टों ने लाया, समाजवादियों ने लाया। तो समाजवादी पार्टियों का इतिहास बहुत, मैंने जब उत्तर प्रदेश का मैं इंचार्ज रहा, मैंने बहुत ढंग से स्टडी किया है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आफ्टर लोहिया एरा जातिवादी पार्टियों में बदल गई और जातिवादी पार्टियों से फिर वो परिवारवादी पार्टियों में गई। जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, ये सारी पार्टियां धीरे 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 जातिवादी पार्टियों में बदल गई और परिवारवाद तक पहुंचे। यहां पर भी जेडीएस, तो ये परिवारवादी व्यवस्था में ही, परिवार में कोई ऐसा सदस्य ही नहीं ढूंढ सकते जो चुनाव नहीं लड़ता है। सबके लिए कॉमन काम है चुनाव लड़ना और कर्नाटक का नेतृत्व करना। मुझे तो आश्चर्य होता है, घर कौन चलाता है? मगर ये व्यवस्था हम सब ने कभी ना कभी सोचनी पड़ी। मैं इनका विरोध करने नहीं आया, मैं सत्य आपके सामने रखने के लिए आया हूं। और तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी के बारे में सोच अकुदरती और संकीर्ण थी। परिश्रम और बुद्धिमत्ता का महत्व ही न हो, ये अकुदरती बात है। और संकीर्ण इसलिए है कि इसमें दूसरी कोई व्यवस्था का विचार ही नहीं था। तो दोनों तरीके से धीरे 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 कम्युनिस्ट कालबाह्य हो गए। पूरी दुनिया में से एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई। और जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जिसको लंबा संघर्ष करना पड़ा, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत लंबी पेनफुल यात्रा मेरी पार्टी ने की है। परंतु हमने हमारी बेसिक आइडियोलॉजी को पकड़ कर रखा। कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद में ग्रस्त हो गई, मगर हम परिवारवाद में ग्रस्त नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, अध्यक्ष तय होते हैं। अध्यक्ष के पिताजी कभी अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो लोगों में से ही आता है। जो कार्यकर्ता अच्छा परफॉर्म करता है वो ही अध्यक्ष बनता है और पार्टी अपने तरीके से अच्छे से चल रही है। तो आज जो स्थिति है, ये मैं राजनीतिक दलों की स्थिति आपको बताना चाहता हूं। अब आइडियोलॉजी की मैं बात करना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के जन्म को हमने ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी आइडियोलॉजी के साथ जन्मी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक संगठन था, कलकत्ते में बना और वो संगठन में धीरे 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 पढ़े लिखे भारतीय जुड़ते गए और आजादी की डिमांड को आगे बहुत अच्छा किया, हमारे लिए संघर्ष किया। देश को आजाद कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता, मैं भी नहीं नकारता हूं, बहुत बड़ा योगदान है। परंतु आइडियोलॉजी के नाम पर इसमें कुछ, उसमें एक और श्रद्धानंद जी थे, तो दूसरी ओर मौलाना आजाद भी थे। एक और समाजवादी एक्सट्रीम सोच वाले लोग थे, तो दूसरी ओर तिलक जी थे। तिलक जी थे तो सामने गोखले जी भी थे और इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय भी थे, जो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष। तो कांग्रेस पार्टी में कोई एक सोच, एक आइडियोलॉजी, चाहे कल्चरल आइडियोलॉजी, चाहे इकोनॉमी को लेकर आइडियोलॉजी, या
चाहे देश के फॉर्मेशन को लेकर आइडियोलॉजी, कहीं पर नहीं थी। वो आजादी जिसको चाहती थी, चाहिए थी, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म मानकर जोड़ गए। बेंगलुरु के पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों के भाषा में कहूं तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के मित्र मेरे शब्द का कोई गलत अर्थ न निकाले, मैं सिर्फ सरलता से समझाने के लिए आप लोगों की हर रोज की लैंग्वेज को उपयोग कर रहा हूं, परंतु इसके अंदर नीतियों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को निकालना चाहिए। हम सब इससे सहमत थे, पूरा देश उस वक्त सहमत था, और गांधी जी के नेतृत्व, इसीलिए गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था अब कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका है, अब सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने विचार के आधार पर पार्टी बनाए और जनता अपना नेता स्वयं चुने। मगर ये नहीं हुआ, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में था और उसको वो लोग नहीं छोड़ पाए। खैर, ये अलग विषय है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करने की। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में ढेर सारा कंफ्यूजन, और विशेषकर जिस ऑडियंस के सामने मैं बोलता हूं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज शायद मैं काफी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये पहली हमारी आइडियोलॉजी का प्रमुख स्तंभ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? इस देश में सारे देश हिंदुस्तान छोड़कर जियो पॉलिटिकल कंट्रीज हैं, भू राजनीतिक देश हैं। कोई युद्ध से बना, कोई राजाओं ने जीतकर बना दिया था इसलिए बना, और किसी को तड़जोड़ के अंदर युद्ध के बंटवारे में बना दिया गया, तो वो जियो पॉलिटिकल देश है। हमारा देश जियो कल्चर देश है। अभी कुवेम्पू का कर्नाटक गान सुना होगा, तो गुजरात में भी जाकर गान सुन लीजिए, जय जय गरवी गुजरात। लगभग यही गीत है, सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ही बदलता है। इसको जियो कल्चर कहते हैं। मैंने मणिपुरी नृत्य में भी कृष्ण देखा है, गुजरात के गरबा में भी कृष्ण देखा है, कुचिपुड़ी में भी कृष्ण दिखाई पड़ता है, और भारतनाट्यम में भी कृष्ण की कथाएं हम गाते हैं। इसको जियो कल्चर देश कहते हैं। देश के हर हिस्से में गंगा के लिए एक सम्मान है, नदियों के लिए एक सम्मान है, इसको जियो कल्चर देश कहते हैं। तो ये देश सालों से अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान से बसे हुए लोगों का देश, परंतु एक इकोसिस्टम, कल्चरल इकोसिस्टम जिसका कॉमन था, इस प्रकार का ये देश है। ये देश की सीमाओं को राजनीति ने तय नहीं किया, भूगोल ने भी तय नहीं किया, इस देश की सीमाओं को हमारी संस्कृति ने एक किया है। हम मानते हैं कि ये जियो कल्चर देश है। दूसरा, एकात्म मानववाद। हमारा विकास का दर्शन बहुत स्पष्ट है, व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड तक सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किसी का भी अति, किसी का भी एक्सट्रीम बैलेंस तोड़ सकता है। तो डेवलपमेंट के वक्त एकात्म मानववाद के आधार पर आगे चलना बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं इन शॉर्ट समझा। तो व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा, ये एकात्म मानववाद है। और तीसरा हमारा सूत्र है, विकास पर पहला किसका अधिकार होना चाहिए। हमने इस देश के एक प्रधानमंत्री का भी सूत्र सुना है कि विकास पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। हमने सुना है, मनमोहन सिंह जी बोले थे, आप सबने सुना होगा। परंतु हमारा बहुत स्पष्ट है, विकास पर सबसे पहला अधिकार वंचित का है, जिसको नहीं मिला इसका है, गरीब का है। इसीलिए मोदी जी ने लगभग 10 करोड़ घर गैस बांटे, कहीं से कोई फरियाद ना आई कि किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। 11 करोड़ शौचालय बनाए, कोई नहीं बोल सकता कि मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, सिख को, बौद्ध को, जैन को या हिंदू को नहीं मिला है। हर घर में बिजली भेजी, कोई इस प्रकार की कंप्लेन नहीं है। तो अंत्योदय का मतलब है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, विकास की सीढ़ी के नीचे से नीचे के बिंदु पर खड़ा है, उसको ऊपर के ऊपर पहले कदम पर जो खड़ा है इसके साथ कर देना, तो पूरे समाज का विकास हो जाएगा। ये अंत्योदय की कल्पना है।
और इसी के लिए मेरी पार्टी की स्थापना हुई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। क्योंकि आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, आजादी के बाद नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आजाद हुए देश की नई नीतियां बनना शुरू हुई। जब नीतियों का स्टडी हुआ तो नीतियां पश्चिम की पॉलिसी से बहुत प्रभावित थी। 2 करोड़ का देश, 3 करोड़ का देश, 5 करोड़ का देश, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का प्रदेश। ये पॉलिसी यहां फिट नहीं हो सकती, वो पॉलिसी हमारी जीवन पद्धति के साथ भी मेल नहीं खाती। तो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा कि इस देश की पॉलिसी इस देश की मिट्टी की सुगंध के साथ होनी चाहिए, इस देश की जीवन प्रणालिका के साथ जुड़ी होनी चाहिए, इस देश की शिक्षा नीति भी इस देश की मिट्टी से सुगंध से मेल खानी चाहिए, इस देश की विदेश नीति भी, इस देश की रक्षा नीति भी, इस देश की अर्थव्यवस्था भी। अगर देश लंबे समय तक ये पॉलिसियों पर चला तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। पहली बार देश में इस्तीफा अगर किसी का हुआ कैबिनेट मिनिस्ट्री से तो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ, जो आइडियोलॉजी के मुद्दे पर दिया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया, क्विट किया सरकार को और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। सभी लोग हंसते थे उस वक्त, सभी लोग हंसते थे कि जनसंघ क्या होगा, कौन सुनेगा। बात भी सही थी, वास्तवदर्शी लोग थे जो हमें हंसते थे उस वक्त, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता मध्याह्न पर थी। आजादी का पूरा पुण्य कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो गया था और 25 लोगों ने इकट्ठा होकर करी हुई पार्टी कैसे सत्ता पर आ सकती है? नहीं आ सकती है। और हुआ भी ऐसा, सालों तक हम कहीं सत्ता पर नहीं आए, परंतु हमने एक वैकल्पिक नीतियों का दस्तावेज 1950 से ही देश के सामने, देश के बुद्धिजीवियों के सामने, देश के विचारकों के सामने रखा। नीतियों का विरोध करना शुरू किया और हमने धीरे धीरे राजनीति के काम चालू किया। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य है, 1500 से ज्यादा विधायक है, 400 से ज्यादा सांसद है और देश के 66% हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो नीतियां उस वक्त बनी थी उसमें दम था, तब जाकर हम यहां पर पहुंचे हैं। मित्रों, मैं बीच में एक कालखंड आया, इसके बारे में भी बसवराज जी आ गए हैं। भाई जरा जोर से ताली बजाइए बसवराज जी के लिए। यहां बैठना है बसवराज जी, आपको बैठना ही नहीं है, खड़ा रहना है। अभी तो बैठिए सब। जैसे मैंने कहा, इस देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए, 22 सरकारें बनी और 15 प्रधानमंत्री देखे। इस देश ने हर राज्य को काम करने का, हर आइडियोलॉजी को काम करने का मौका मिला है। कांग्रेस को बहुत लंबा मौका मिला, बहुत लंबा काम किया। कम्युनिस्टों को भी देश के कई राज्यों में लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी को भी देश के कई राज्यों में और केंद्र में भी लंबे समय तक काम करने का मौका है। तो देश की जनता को पार्टी तय करने के लिए अब किसी भी पार्टी के राजनेता के वचन पर विश्वास नहीं करना है। तीनों आइडियोलॉजी के परफॉर्मेंस आपके सामने हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यहां सब लोग कंप्यूटर से भी हैं। हमारे देश में अब सब डेटा उपलब्ध है। आप लोगों ने एक बार राज्य सरकारों के डेवलपमेंट के डेटा को और केंद्र सरकार के डेवलपमेंट के डेटा को कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए एक जागरूक के नाते, नागरिक के नाते, तो आपका सब भ्रांति खत्म हो जाएगी। मैं खैर वो कहने के लिए अभी डेटा मेरे पास है, मगर वो बताना नहीं चाहता, बहुत लंबा है। अभी मुझे एक अलग विषय पर बात करनी है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज्य में उस वक्त पुराना उत्तर प्रदेश, पुराना मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, 4 बड़े बड़े राज्य जो देश की
लगभग 50% से ज्यादा बड़ा भूभाग और 65% से ज्यादा आबादी रखता है। वहां कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा और अंत में क्या हुआ, मैं 90s की बात करता हूं, ये चारों राज्यों को उस वक्त के नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन ने बीमारू राज्य घोषित किया करना पड़ा। जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हुए उनको ये फ्रेज मालूम होगा, बीमारू। बीमारू मतलब बीमार राज्य नहीं था। ये फ्रेज का एनालिसिस करिए, बी मतलब बिहार, मा मतलब मध्य प्रदेश, आर मतलब राजस्थान और यू मतलब उत्तर प्रदेश। ऐसा शासन चला कि ये 4 राज्य बीमारू राज्य घोषित करने पड़े और विकास की पायदान में अंत में आ गए। अब कोइंसिडेंटली चारों जगह पे बीजेपी की सरकार आई, बिहार में एनडीए की सरकार आई, राजस्थान में मध्य प्रदेश और अलग हुए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार, अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। तो चारों जगह बीजेपी की सरकार राज्य आई। मैं आपको कह सकता हूं आज एक भी राज्य बीमारू राज्य नहीं है, चारों राज्य विकास की दिशा में आगे चल रहे। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि कम्युनिस्टों ने 27 साल तक कलकत्ते में राज किया है, बंगाल में राज किया है, एक बार एनालिसिस कर देखिए इसको। गुजरात में 27 साल तक बीजेपी ने राज कर रहा है, इसका कंपेरेटिव डेटा देखिए। हर क्षेत्र जो आपको पसंद आए वो डेटा उठाकर कंपैरिजन कर लीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार और आने के बाद का बिहार का डेटा कंपैरिजन करिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी आने के पहले का मध्य प्रदेश और बाद का उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने के पहले का उत्तर प्रदेश, रिसेंट बात है 2017 की, और बाद का उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पार्टी के राज्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। हमें ऐसा बहुत बड़ा आरोप लगता है कि ये लोग भारत माता की जय बोलते हैं, ये लोग अपने नारे पर अटल है। भैया थोड़ी शांति रखो। हमें इस प्रकार से ये शासन कर सकते हैं क्या? हम पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, मगर मैं कहता हूं शासन कर लिया है, अच्छा किया है और श्रेष्ठ किया है। आप लोगों को इसकी कंपैरिजन करनी और आंकड़े उपलब्ध है, इसलिए कंपैरिजन करनी चाहिए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां टॉप टू बॉटम नहीं थी। एक 5 सितारा होटल में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर डाउनलोड कर विदेश भर की पॉलिसीज को, कोई 2 करोड़ का देश, कोई 2.5 करोड़ का देश, कोई अति विकसित देश, हमारे देश की भाषा, विविधता, भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ की आबोहवा, यहाँ का मौसम, कुछ समझे बगैर डाउनलोड की हुई चीजों को पॉलिसी में फॉर्मेट कर थोप दिया जाता था। टॉप से ठुपते थे, बॉटम तक जाता था, बॉटम रिजेक्ट कर देता था। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसी के बारे में बॉटम टू टॉप का अप्रोच किया। हमारी पार्टी नीचे की समस्याओं को समझती है, समझकर इसका विश्लेषण करती है, फिर इसका समाधान ढूंढती है, पार्टी की चैनल में पार्टी के टॉप पर जाता है और ढूंढे हुए समाधान के साथ नीतियां बनती है और वो नीतियां फिर से टॉप टू बॉटम जाती है। बॉटम उसको गले लगा लेता है, रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी मन की बात है। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इसके कारण आया है। मैं इसलिए कहना, अब मैं आ जाता हूं सीधा 65 साल बनाम 10 साल वाले इश्यू पर। आप लोगों को जो मुझे काम दिया गया है आप लोगों के साथ बात करने के लिए, इस पर आ जाता हूं। मित्रों, अब 10 साल का इश्यू करना है तो 2014 के पहले की बात और बाद की बात इसी तरह से करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं इसी भाषा में बात करता हूं, कोई अदरवाइज न ले इसको। नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश की स्थिति क्या थी? 2004 से 14 हमारे जितने भी विरोधी है सारे लोगों ने मिलजुल कर एक सरकार बनाई थी। सारे थे इसमें, ममता जी भी थी, एसपी भी थी, लालू जी भी थे, सारे के सारे सब थे, जेडीएस भी था, कांग्रेस भी थी, कोई बाकी नहीं था। सब इकट्ठा होकर एक सरकार बनाई 10 साल।
इसके बाद में 14 में देश की स्थिति क्या होगी? देश में एक ऐसी कैबिनेट चलती थी जिसके प्रधानमंत्री को कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। सबको लगता था मैं ही प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री है ही कहां। और इस तरह से सरकारें नहीं चल सकती। देश को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। मैं दावे के साथ, मेरे अभ्यास के साथ इतने बड़े फोरम में, सुज्ञ जनों के फोरम में कहना चाहता हूं, एक पॉलिसी नई बनी हो तो लाइए। मनरेगा के कार्यक्रम को अगर सोनिया गांधी जी पॉलिसी कहती है तो पॉलिसी के बारे में उनकी समझ पर मुझे तरस आता है। वो कार्यक्रम है, पॉलिसी नहीं है। मनरेगा ये प्रोग्राम है, पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था देश को। निवेशकों का भरोसा उठ गया था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। कोई दिन 2G कहा जाता था, कोई दिन कुछ आ जाता था, कोई दिन कुछ आ जाता था। वही जांच रखते थे, वही CBI को सौंप देते थे और अपना पल्ला छुड़ाते। 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार एक 7 साल में। पहले 3 साल में कुछ बाढ़ नहीं आया, परंतु अंतिम 7 साल ऐसा देश ने कभी कालखंड नहीं देखा। भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को पूरा जकड़ कर रख दिया था। क्रॉनिक कैपिटलिज्म चरम सीमा पर था। महंगाई की दर आसमान छू रही थी। भारत को फ्रगाइल 5 में गिनती इसकी शुरू हो गई थी। फिस्कल डेफिसिट हाईएस्ट रेट पर थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 141वें नंबर पर पहुंच चुके थे और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग आजादी के बाद सबसे वर्स्ट पोजीशन पर थी। देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसते थे, आतंकवादी घुसते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे और हमारे जवानों के सर को पैर से अपमानित करते थे। दिल्ली के दरबार में किसी में हिम्मत नहीं थी उफ करने की। आंतरिक सुरक्षा चरम सीमा पर थी। इतना बिखराव देश ने कभी नहीं देखा। और देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो कोई इसके नोट भी नहीं करता था कि भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री आज हमारे यहाँ आया है। और एक बार तो मुझे बहुत दुख हुआ था। देश के नाम शायद मेरे अलग हो सकते हैं, घटना सच्ची है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, थाईलैंड का भाषण मलेशिया में पढ़ दिया और मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ दिया। इतनी किल्लत होती थी। और उस व्यवस्था में जो पैराडाइम शिफ्ट की बात है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। आप 2014 का भारत आंख मूंद कर रिवर्स फिल्म चलाकर देखोगे तो ही मोदी जी ने क्या किया है 2023 तक वो आपको समझ में आएगा। और इसके बगैर आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैंने एक हॉरिबल पिक्चर फिर से आपके सामने, दुस्वप्न को रिपीट करने का साहस आपके सामने किया है मित्रों। और 2014 के बाद जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, अंडर मोदी जो टाइटल का नाम है आज इसको किया है, इसमें तत्वतः क्या फिर बदल हुआ। इसमें प्रिविलेज से पोटेंशियल की ओर पॉलिटिक्स गई, प्रिविलेज से पोटेंशियल की ओर गई और पावर फॉर पोटेंशियल की रचना हुई। पहले परिवार के लोगों को ही मौका मिलता था, इसलिए प्रिविलेज था, क्योंकि आपकी तो कोई योग्यता है नहीं, भगवान ने तय कर लिया आप वो घर में जन्म करोगे, आपको पूरी जिंदगी बस अब आराम करना है। और अब पोटेंशियल जिसमें है उसी को जगह मिलती है। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। दूसरा, जातिवाद, कास्टिज्म, परिवारवाद और तुष्टीकरण, एपिसमेंट, ये तीनों नासूर ने देश की पॉलिसियों को, देश को ग्रसित कर रखा था। जातिवाद के आधार पर फैसले होते थे, नीतियां जातिवाद के आधार पर बनती थी, परिवारवाद के आधार पर मौके दिए जाते थे और तुष्टीकरण, एपिसमेंट के आधार पर बजट के आवंटन होते थे। हमारी सरकार ने ये तीनों नासूरों से देश की राजनीति को मुक्ति दिलाने का काम किया है और ये देश के इतिहास में भाजपा के नाम से बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। मित्रों, मैंने कहा कि इसके कारण ही, ये तीन नासूरों के कारण ही हम पीछे थे। मैं एक बहुत बड़ा वाक्य आपके सामने बोलने जा रहा हूं जो राजनीतिक रूप से मेरे नुकसान का सौदा है, मगर मुझे कहना चाहिए क्योंकि हम मानते हैं इसको। नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी भी
मेरी बात को ध्यान से सुनना, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी भी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी भी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए हैं। ये दोनों में अंतर है। एक डॉक्टर होता है, आपको मलेरिया होता है तो अच्छा तो यह है कि भाई कंबल डालकर सो जाओ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तेरा रेजिस्टेंस ही काम कर दे, अच्छी बात है। और इसके पेशेंट के लिए अच्छा क्या है? क्विनाइन की गोली देना। चाहे जीएसटी लाना हो, चाहे नोटबंदी लाना हो, चाहे जातिवाद से ऊपर राजनीति को उठाना हो, चाहे कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, इस सब में रेजिस्टेंस आता है, वोट बैंक हर्ट होती है। परंतु हमने कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की और हम आगे बढ़ते रहे। इसके कारण एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। और मैं आज कह सकता हूं मित्रों, शिफ्ट का मतलब क्या है? शायद मेरी बात बेंगलुरु के इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते। बहुत सारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, महिलाएं हैं, वो मेरी बात शायद समझ जाए। आप कल्पना कर सकते हो आपके घर में टॉयलेट ना हो तो क्या हो? आप कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जीवन देखा ही नहीं है। इस देश के 10 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था, वो महिलाओं की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हो? मैंने मेरी आंख से देवरिया में दिखा है, 15-16 साल की बच्ची बड़े सवेरे 3 बजे खुले में शौच क्रिया के लिए जाते हुए, इसकी आंख में श्रम थी, आंख नहीं मिला सकती थी। देश के 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। आप कल्पना कर सकते हो घर में गैस ना हो तो क्या हो आपका? 13 करोड़ लोगों के घर में गैस नहीं थे। आजादी के 70 साल के बाद पहली बार वो मां की झोंपड़ी में गैस पहुंचा है और धुआं मुक्त हुआ है। धुआं खा खा कर इसके फेफड़े फाइब्रोसिस से युक्त 40 साल की उम्र में हो जाते थे और 50 आते आते मोतियाबिंब आ जाता था आंख में। उसके घर में गैस पहुंचा है, लाइट पहुंची है, घर पहुंची है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। देश के 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ तब 80 करोड़ लोगों को, देश के 2.5 साल हो गए, अब तक 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उनके भोजन की चिंता ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। ये जो 80 करोड़ लोग हैं ना, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, उनके जीवन में आजादी के कोई मायने नहीं थे। अर्थतंत्र के साथ उनका जुड़ाव ही नहीं था। इसके घर में बैंक अकाउंट ही नहीं था। पहली बार 2015 के बाद बैंक अकाउंट पहुंचा है। वो तो बेचारे रोज का लाते थे, रोज खाते थे और दूसरे दिन आज का लेने के लिए निकल पड़ते थे। उनके जीवन में स्वप्न भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पैराडाइम शिफ्ट का पहला पिलर है। ये 80 करोड़ लोगों के जीवन में एक आशा का संचार हुआ है और 80 करोड़ लोगों के शक्ति को देश के विकास के साथ जुड़ा है। क्योंकि भूखा होता है तो कोई देश का विचार नहीं करता है। अव्यवस्था होती है, घर में अंधकार होता है, धुआं होता है, टॉयलेट नहीं होता है, कोई देश का विचार नहीं करता है, पहले अपना विचार। पहली बार 80 करोड़ लोगों को मालूम हुआ है कि देश आजाद होने के बाद मेरा भी कोई दिल्ली में बैठकर सोच रहा है। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मित्रों, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मेरी 3 चीजें हैं। पार्टी का एनालिसिस 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि जो पार्टी स्वयं डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है वो डेमोक्रेसी को कुछ डिलीवर नहीं कर सकती है। पार्टी की आइडियोलॉजी कैसे है, जो मैंने पहले बताया, और सरकार में आने के बाद पार्टी ने कैसा किया, ये सारी चीजों के आधार पर ही पार्टी को वोट देने का निर्णय जागरूक नागरिकों ने करना चाहिए। और मैं आज इतना कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद
समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए इसका स्केल भी बड़ा है और स्पीड भी बड़ी है। पहले कैसे काम होता था कि इस बजट के अंदर 1 लाख लोगों को घर देंगे, 1 लाख लोगों को गैस देंगे, 3 लाख टॉयलेट बनाएंगे। हमने तय कर दिया 2024 के पहले हर एक को टॉयलेट मिलेगा, हर एक को गैस मिलेगा, हर घर में बिजली होगी, हर एक को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा जो गरीब है उनको, और हर एक के लिए बाकी टैप वाटर की व्यवस्था 2026 तक करेंगे। तो स्केल ही बदल दिया सोचने का। जब तक समस्या का संपूर्ण समाधान न हो तब तक ये समस्या ही रहती है। पहले टुकड़ों में काम करने का विजन था, इसकी जगह संपूर्ण उन्मूलन की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और हमने इसके साथ साथ नीतियों को भी बनाना शुरू किया। हमने नई शिक्षा नीति बनाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश की इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई, इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ी है, इस देश की जड़ से जुड़ी हुई, और एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जिसका कम्युनिस्टों ने भी विरोध नहीं किया है। ना कम्युनिस्ट भाइयों की आदत होती है अपना भी विरोध करते हो, कोई न मिले तो अपना भी विरोध करते, एक दूसरे का कर लेते। मगर ये एजुकेशन पॉलिसी का हमने नई ड्रोन नीति बना दी, नई स्वास्थ्य नीति बनाई, कॉमर्शियल कोल माइनिंग की नीति बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये 4 पॉलिसी बनाई। एविएशन सेक्टर के बढ़ोतरी के लिए उड़ान बनाया, उड़ान की नीति बनाई। ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन, आज हम सबसे दुनिया में आगे हैं। स्वच्छ भारत, हर घर में शौचालय और स्वच्छता। सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना, ये 3 लिए। जीएसटी, जिसको सब लोग इम्पॉसिबल मानते थे, आज हर महीने 1,50,000 करोड़ का करेक्शन हो रहा है और देश में जीएसटी नीचे तक पहुंच चुका है। स्मार्ट सिटी की नीति बनाई, उज्जवल डिस्कॉम इसकी नीति बनाई, फिर पीएलआई जिसके माध्यम से लगभग 8 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की नीति बनाई और 8 लाख करोड़ का निवेश आया है। अभी हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी अभी बनाई और जनजातीय समूहों के लिए भी एक अलग पॉलिसी बनाई। अब ये सारी पॉलिसी बनाई, आप पूछोगे इसमें काम क्या हुआ? पॉलिसी तो बन गई, आपका काम क्या हुआ? डिजिटल इंडिया की पॉलिसी बनी। आज दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन करने वाला कोई देश है तो भारत है, ये हमें समझ लेना चाहिए। आप सभी लोग इस कमरे में सोचिए ना भाई, 2014 के पहले आप कितना डिजिटल लेन देन करते थे और आज यूपीआई ऐप दुनिया के कई देश हमें मांगते हैं और हम इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मांगते हैं। हमने तो शून्य दिया तब भी नहीं मांगा था, पहिया दिया तब भी नहीं मांगा था, और पृथ्वी और सूर्य का अंतर नापा तब भी नहीं मांगा था, और यूपीआई के लिए भी नहीं मांगते, हम पूरी दुनिया को दे रहे। एलईडी बल्ब लगाने में भारत पहले नंबर है, 36 करोड़ लगे। सबसे बड़ा शौचालय बनाने का 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन, 230 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने का काम। आज भी अमेरिका से मेरी बहन आई है, इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप वैक्सीन लिए होंगे, 10 ही मिनट में, 10 ही सेकंड में आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई दाढ़ी वाली फोटो के साथ रिसीट आ जाता था। आता था या नहीं आता था? बताओ भाई। टेक्नोलॉजी का उपयोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कैसा हो सकता है, ये करा। दाल के उत्पादन में हम दुनिया के सबसे ऊपर पहुंच गए। दाल इंपोर्ट करते थे, 25 करोड़ मैट्रिक टन तक पहुंचे। दूध के उत्पादन में भारत पहली बार सबसे पहले पहुंचा। जूट उत्पादन में सबसे पहले थी, अब पहला मेंटेन किया। और सबसे अधिक रेलवे इंजन बनाने वाला कोई देश बना है तो भारत बना है, और विदेश में भी जा रहे हैं। अब 2 नंबर देख लीजिए, मोबाइल हैंडसेट 2 नंबर,
सीमेंट 2 नंबर, स्टील 2 नंबर, कॉटन 2 नंबर, चाय 2 नंबर, नंबर 3 गिन लीजिए स्टार्टअप इकोसिस्टम। बेंगलुरु वाले युवा होंगे तो उनको मालूम होगा, लगभग 84,000 स्टार्टअप आज बन चुके हैं और 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने। यूनिकॉर्न स्टार्टअप 107, 14 के पहले 2 थे या 1 था शायद। आप कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा परिवर्तन। और मोटर व्हीकल में भी दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। जो पैराडाइम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये यही कर रहा हूं। मित्रों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी पॉलिसी किस तरह से बनती है। हम टुकड़ा टुकड़ा नहीं सोचते। मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी एज अ लीडर एक है तो वो गरीब से गरीब घर में चाय बेचने वाले के घर से आने वाला आदमी है। देश को जानता है, देश की गरीबी में जिया है और देश की गरीबी में ही बड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए पॉलिसी बनाते वक्त उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, हेल्थ एक शब्द होगा, हेल्थ सेक्टर। सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या हुआ मैं बताता हूं। सबसे पहले, और सब क्रोनोलॉजी के साथ हुआ है, सबसे पहले देश में स्वच्छता अभियान चलाया। अब राहुल गांधी को समझ नहीं आता है कि स्वच्छता और हेल्थ का क्या रिलेशन है। महात्मा गांधी समझते थे, राहुल गांधी नहीं समझते हैं। फिर गैस को घर घर पहुंचाया, इसका भी हेल्थ से रिलेटेड। फिर योगा दिन मनाने का काम किया, तो हेल्थ को बिगड़ने न देने के लिए योगा से बड़ी कोई बात हो नहीं है। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। इसके बाद खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया। इसके बाद एक बहुत बड़ा आयुष्मान भारत का योजना लेकर आए, जिससे 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री कर दिया। और उसके बाद सस्ती दवाई का जन औषधि केंद्र बनाया और अब वेलनेस सेंटर बने। पूरी चीजों को आप जोड़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि एक एक मोती बनकर माला बन गई। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा है और देश में कोई एनालिसिस भी नहीं करता है, मगर आप लोगों को जरूर करना चाहिए कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ही चीज ऐसी है जिससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मेरे राज्य गुजरात में विधवा सहाय योजना पहले मनी ऑर्डर से चलती थी। ठीक ही है, खाते नहीं थे, बैंक अकाउंट हो गए और विधवा सहाय योजना ऑनलाइन हो गई। बैंक में ऑनलाइन पैसा जा रहा है। मित्रों, 30% विधवाएं ऐसी निकली जो कभी जन्मी ही नहीं थी। बोगस रजिस्ट्रेशन थे, क्योंकि बैंक अकाउंट खुला ही नहीं था तो कैसे पैसा जाता। केवाईसी देना पड़ता है। कितना पैसा बचा है इसके। एक ही बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। सरकार की हर स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। और डीबीटी ने इस देश के अंदर लोगों की श्रद्धा बढ़ाई है। एक तो व्यय भी कम हुआ है और देने में भ्रष्टाचार था वो भी खत्म हो गया है। आज जिसका अधिकार है उसको अपने बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाता है, किसी पटवारी के वहां जाना नहीं पड़ता है। इसको गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते। ये पैराडाइम शिफ्ट हमने किया है। मित्रों, कोरोना के समय को मैंने बहुत ध्यान से स्टडी किया है। मैं 12 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं और अभ्यासु भी हूं। मेरे अंदर का विद्यार्थी आज भी मैंने मरने नहीं दिया है। मेरे अंदर का विद्यार्थी आज भी जिंदा है। तो मैं हमेशा सोचता भी हूं और स्टडी भी करता हूं। कोरोना के वक्त दुनिया भर के सारे पंडित और देश के लोग चिंता में थे, इस देश का क्या होगा। यूरोप वाले इकट्ठा होते थे तो पहले हमारी चिंता करते थे, बाद में अच्छा ही करते थे, कोई बुरी बात नहीं हमारी चिंता करना, बाद में उनकी करते थे। अमेरिका वाले भी पहले इंडिया का क्या होगा सोचते थे, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब कोरोना की लड़ाई समाप्त हुई तो प्रतिशत में सबसे कम नुकसान के अंदर दुनिया में कोई एक देश बाहर आ गया तो भारत बाहर आ गया। ये कैसे होगा। पूरी दुनिया में सरकारों ने कोरोना का सामना किया, हमारे यहां सरकार और 130 करोड़ की आबादी दोनों ने मिलकर कोरोना का सामना किया, इसलिए हमारा विजय।
मोदी जी ने जब जनता कर्फ्यू किया तब बहुत सारे गोरे पत्रकार मुझे पूछते थे, वैसे तो मुझसे असहज रहते हैं, परंतु मुझे पूछने के लिए स्पेशल फोन किया कि जनता कर्फ्यू क्या है। मैं को कर्फ्यू विदाउट नोटिफिकेशन, कि हाउ इट इज पॉसिबल। मैं को टुमारो यू कैन सी हाउ इट इज पॉसिबल। और दूसरे दिन साहब एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ लोग, कोई सरकारी हुक्म नहीं है। मैं आपके प्रधानमंत्री नाते आपको विनंती करता हूं, प्रधान सेवक के नाते विनंती करता हूं, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कलकत्ते तक पूरे देश में कोई बाहर नहीं निकला और जनता कर्फ्यू हो गया। जनता कर्फ्यू से ही लोगों को लड़ाई के साथ जोड़ने का काम किया। फिर दिया जलाया, घंटनाद किया। कम्युनिस्टों ने हमारा बहुत मजाक, उनको मालूम नहीं पड़ा कि ये ट्रेनिंग है, सावध रहना पड़ेगा, हमें लड़ना है कोरोना के सामने। और लड़ाई शुरू हुई मित्रों। सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में से भारत बना और 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी समय पर लगा दिया गया, दूसरा डोज भी लगाया गया, तीसरा डोज भी जिसको जरूरत थी। चीन में फिर से कोरोना आया, दुनिया के बहुत सारे देशों में आया। मोदी जी ने भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम समाप्त किया। बीच में जब कोरोना का दूसरा हमला आया तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 16 टाइम हो गई। कोई भी देश नहीं पहुंच सकता, हम भी नहीं पहुंच सकते, मगर सारी इंडस्ट्रियों ने मोदी जी की अपील पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन बंद कर जान बचाने के लिए दिया। पूरी सेना, सभी लोग लग गए, दुनिया भर से कंटेनर मंगाए गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर हमने जनता को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन भेजने का काम। 2-3 दिन थोड़ी अफरा तफरी हुई और मीडिया ने भी बहुत दिखाया, मगर हम बहुत अच्छे थे। ये एक उदाहरण है कि संवेदनशील और दूरदर्शी नेता होता है तो किस प्रकार से देश आपदा को अवसर में बदलकर बाहर निकल आता है। मित्रों, बहुत बड़ा उदाहरण है। और अवसर कैसे बदला, अवसर में कैसे बदला? 2 काम हुए। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट करने के लिए 60,000 करोड़ की केंद्र ने योजना लाई और आज बेंगलुरु का शायद कोई अस्पताल ऐसा नहीं होगा 50 बेड से ज्यादा जिसमें बेड है जो अपना ऑक्सीजन स्वयं नहीं बनाता होगा। सब आत्मनिर्भर हो गए। हमने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया और इसका ग्लोबल इफेक्ट होता है। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो गई। मैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में था। मोदी जी सुबह आते थे, रात को जाते थे, मीटिंग करते थे। हमारे बच्चे फंसे थे, वापस लाने का इंतजाम हो गया। 35,000 बच्चों को निकालना यूक्रेन में से, मतलब कोई दुनिया के कोई देश ने नहीं करा, सबने छोड़ दिया। हम प्रेयर कर रहे कर प्रेयर तो हम भी कर रहे थे, आपके लिए भी कर रहे थे, हमारे बच्चों के लिए भी कर रहे थे। परंतु मोदी जी ने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया, यूक्रेन और रशिया, कि भाई आप 2 दिन के लिए युद्ध विराम कर सकते हैं क्या? मेरे 35,000 बच्चे फंसे हैं, एक बार मैं इनको निकालना चाहता हूं। कुछ तो ट्रेन से पड़ोसी देश। और साहब, दुनिया का पहला घटना है कि युद्ध में रत दोनों देशों ने युद्ध विराम 2 दिन के लिए घोषित किया और हमारे 35,000 बच्चे वापिस आ गए। एक लीडर जब संवेदनशील होता है तो इसका कैसे असर दुनिया पर भी पड़ता है, इसका एक उदाहरण है। आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करता हूं। हम दुनिया, भारत में हमेशा से कश्मीर, लेफ्ट विंग वाले एरिया, वामपंथी उग्रवाद के नक्सली एरिया और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों को एक प्रॉब्लमेटिक एरिया मानते हैं। मगर अब कश्मीर में इस साल में 2022 के वर्ष में 1,80,00,000 लोग देश के कश्मीर विजिट कर आए, एक भी यात्री मारा नहीं गया। हर प्रकार की हिंसा 10% से कम रह गई। उत्तर पूर्व में हर प्रकार की हिंसा 70% से कम हुई और नक्सलीट एरिया सिमटते 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 अब सिर्फ 43 डिस्ट्रिक्ट तक रह गया है। तिरुपति से, काठमांडू से तिरुपति कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर हम इसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, क्योंकि कभी हमारे घर के सामने तो बम धमाका हुआ ही नहीं। बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पीएफआई कितना बड़ा खतरा था। एक के बाद एक हत्याएं होती थी, कोई नहीं सोचता था।
हमने कठोरता के साथ बैन लगाकर पीएफआई वालों को जेल के हवाले कर दिया। जीरो टॉलरेंस की नीति हमने करी है। और बजट को तो आपने देखा ही होगा, इस पर मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि आज मेरा ये विषय नहीं है। परंतु पैराडाइम शिफ्ट सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं हुआ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं हुआ है। मेट्रो कितनी बन गई, रोड कितने बन गए, नेशनल हाईवे बनने की स्पीड 6 गुना हो गई, ढेर सारा काम हुआ है। मैं बहुत सारा, मतलब 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठाइए तो भी मैं महाराज की तरह बोलते ही जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, मगर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट विरासत पर गर्व के बारे में भी हुआ है। हम संकोच करते थे, थोड़े फैशनेबल हो गए थे कि अरे राम मंदिर की बात करें, क्यों ना करें भाई। हमने डंके की चोट पर कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहां राम मंदिर की नींव डालने का काम हमने समाप्त कर दिया। औरंगजेब के 600 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था, उसका कॉरिडोर बनाने का काम समाप्त हो गया है। 1025 में सोमनाथ को लूट कर गए थे, अब सोमनाथ को फिर से सोने के बनाने का काम शुरू हो गया है। हमने हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को बहुत महत्व दिया है। यहां पर आप लोगों का एक अलग प्रॉब्लम है, जब हमारी भाषा कहता हूं तो आप हिंदी समझते हो। कन्नड़ भी हमारी भाषा है, तेलुगु भी हमारी भाषा है, तमिल भी हमारी भाषा है। मैं जब कहता हूं कि मेडिकल का विज्ञान, मेडिकल साइंस आप मातृभाषा में पढ़ाइए, तो उनको दिखता है कि मैं हिंदी में पढ़ा। भाई हिंदी में नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कन्नड़ में पढ़ाइए। फिर कहते हैं कि कैसे होगा पूरे देश में। भाई फ्रांस की आबादी कितनी है? कर्नाटक से कम है, वो फ्रांसीसी में पढ़ते हैं। पढ़ते या नहीं पढ़ते भाई? तो वहां भी R&D होता है। भाषा तो विचार की अभिव्यक्ति है, विचार नहीं है। भाषा हमारे IQ का प्रमाण नहीं है, IQ का अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के माध्यम को ज्ञान मानने वाले ज्ञान की व्याख्या ही नहीं समझे हैं। एक्सप्रेशन नॉलेज नहीं है। नॉलेज मन के अंदर होता है, मस्तिष्क से के अंदर होता है। किसी भी चीज को ग्रास्पिंग, फिर इसको याद रखना, फिर उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, फिर अनुसंधान करना, रिसर्च करना, और फिर इसके आधार पर निर्णय पर पहुंचना, डिसीजन पर पहुंचना। ये जो प्रक्रिया है वो सबसे अच्छी मातृभाषा में ही हो सकती है। हमें नई शिक्षा नीति में हमने तय कर दिया कि प्राथमिक एजुकेशन बच्चे की मातृभाषा में ही होगा, और इससे इस देश के अंदर बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा किया हूं, बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर को मैं मिला हूं। राम जेठमलानी जी मेरे लॉयर थे जब मुझे फंसाया गया तब। तो जेठमलानी से अच्छे लॉयर को मैं राम साहब के से भी अच्छे लॉयर को मिला हूं। मैंने उनको पूछा कि भाई आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों प्रैक्टिस नहीं करते? कि सब हम फराटे की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो देश के 3.5-4% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। देश के विकास में इसी का उपयोग होता है। 96% एनर्जी आपने घर पे बिठा कर रखी है। हमने मातृभाषा में शिक्षा कर दी तो इससे बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। हालांकि ये ऐसा विषय है कि मुझे काफी लोगों को जवाब देना पड़ता है, मगर मैं मानता हूं कि ये सही है, इसलिए मैं करता हूं। मेरा भी अधिकार है अपने विचार रखने का, मेरा भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, और मेरा भी अधिकार है मेरे विचारों को बोलने का। इसलिए मैं धड़ल्ले से बोलता हूं। मित्रों, पैराडाइम शिफ्ट वैश्विक स्थिति में भी आया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक व्यवस्था, तंत्र और ज्ञान खड़ा करना हो, योग दिन मनाना हो, सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में लाना हो, कोरोना के खिलाफ जंग हो, हर एक चीज में हमने विश्व की लीडरशिप आगे बढ़ाई।
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए आज मोदी जी अथॉरिटी बनकर आगे बढ़े हैं। और मित्रों, इस सब का नतीजा एक ये भी आया है कि हम 2014 में दुनिया की 11वीं नंबर की इकोनॉमी थे, आज हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचे हैं। और एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि 2027 में भारत दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, ये इसको कहते हैं। और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आज 70% हमारी साजो सामान हम खुद बना रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज्यादा सोलर का उत्पादन करने वाले देशों में अब भारत पहुंचने के कगार पर है। स्पेस के क्षेत्र के अंदर हमने पॉलिसी कर बहुत सारे एंडलेस मौके हमारे युवाओं के लिए खोले हैं। और बेंगलुरु के लिए तो डिफेंस और साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये तीनों बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि वोट कभी भी व्यक्ति को देकर मत दीजिए। अगर भारत की स्थिति बदलनी है तो वोट पार्टी को और पार्टी के नेता को देखकर दीजिए। नेता व्यक्ति अपने आप में नहीं होता है, नेता इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि वो पार्टी की लेगेसी से बंधा हुआ होता है, पार्टी की आइडियोलॉजी से और पार्टी के डेवलपमेंट के प्रोग्राम से बंधा हुआ होता है। तो आप व्यक्ति को देखकर वोट देंगे तो गलत करेंगे, पार्टी को देखकर और पार्टी के नेतृत्व को वोट देंगे तो सही फैसला करेंगे। और मैं अभी भी आपको बताता हूं, काफी कुछ मैंने बताया, पैराडाइम शिफ्ट क्या है, भारत कहां से कहां पहुंच गया, काफी कुछ बताना बाकी भी है, मगर अंत में मैं एक ही वाक्य कहता हूं कि ये शुरुआत है। भारत की स्टोरी अब शुरू हो रही है और 2047 में महान भारत की रचना सुनिश्चित है। सूर्य चंद्र जितनी ही वास्तविक है, ये हम सब में। और जो भी लोग होंगे इस देश में, शायद हम मंच पर बैठे हुए तो तीनों लोग नहीं होंगे 2047 में, हम तीनों नहीं होंगे। आपका तो विचार नहीं है ना 47 तक रहने का, हम तीनों नहीं होंगे। परंतु जो भी लोग होंगे, जो आजादी के लिए जान देने वाले हमारे शहीद हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं, उनकी कल्पना का भारत देखेंगे और पूरा विश्व जिसका सम्मान करता हो, हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना हम देखेंगे। और ये पैराडाइम शिफ्ट आप लोगों के कारण ही हुआ है, देश की जनता के कारण हुआ है। दो बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत देकर आपने पैराडाइम शिफ्ट को संभव बनाया है। इसलिए अंत में आप सभी का धन्यवाद कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ 370 ತೆಗೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯೇ ಅದು ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು